ये फ्री ऑफ कॉस्ट उन्हें एजुकेशन शिक्षा देंगे। हनुमान लाल जी बढ़ जाते हैं, ऑल इंडिया ब्रांड है और नंबर 1 शहर में होते तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट होता। एक एवरेज स्टूडेंट का बच्चा कभी सोच ही नहीं सकता कि उसको नीट क्वालिफाई करा क्षेत्र है, एजुकेशन है, उसको सिर्फ एक बिजनेस बना दिया लोगों ने। गरीब का बच्चा भी पढ़ करके IIT में जाए। आपका इरादा क्या है? बच्चों को पूरा ही मशीन बनाना चाहते हो आप? बात अलग है कि समाज वाले इस बात को किस प्रकार से देखें। एक ही होता है कि डॉक्टर बनो या तो इंजीनियर बनो, तो इन दो के अलावा कोई फ्यूचर है ही नहीं। मतलब उस दिन की कही हुई बात आसार तक हो रही है। सर यहाँ सिर्फ किताबी शिक्षा को ही सर्वोपरि रखा जाता है। ग्रामीण क्षेत्र में बहुत प्रतिभाएं हैं। किसी के नंबर कम आए तो उसको आप क्या करते हैं? प्रेशराइज करते हैं, क्यों नंबर कम आए? अच्छा डॉक्टर बने इसकी कोई गारंटी नहीं। सर अनुशासन ही उद्देश्य और उपलब्धि के बीच का सेतु है। डिफ्रेंशिएट वहाँ से होता है संस्कारों से। उसको भी छुपा दूंगा, उसकी भी ब्लैक मार्केटिंग कर दूंगा। फेल भी होते हैं कई, तो उनके लिए तो मतलब फ्यूचर है ही नहीं सर। तो ये देश जो है इसकी दशा और दिशा दोनों को बदलने में ज़्यादा नमस्कार, मैं रितेश पारिक स्वागत करता हूं आप सभी का द उड़ान साथ साथ में। आज हम हैं जोबनेर में। जोबनेर नाम तो आपने सुना ही होगा, जहां पर कर्ण विश्वविद्यालय है जो पूरे राजस्थान में अपनी एक अलग पहचान रखता है। जोबनेर जो ज्वाला नगरी के नाम से विख्यात है। तो आज हम आपको जोबनेर के एक बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट सरस्वती धाम के प्रधानाचार्य श्रीमान सुनील जी सामोता से मिलवा रहे हैं। सर स्वागत करता हूँ आपका द उड़ान साथ साथ के मंच पे। सर सबसे पहले आप अपने इंस्टीट्यूशन के बारे में बताएँ। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप यहाँ पर आए। सरस्वती धाम जो वटवृक्ष है उसका सपना महान शिक्षा विद्या हनुमान लाल जी बढ़जात्या ने संजोया था, जो अभी इस दुनिया में नहीं रहे। उनके सुपुत्र डॉक्टर अखिल कुमार जी बढ़जात्या जो कठिन परिश्रम के साथ इस सपने को पूरा कर रहे हैं। आज से 19 साल पहले इस सपने को सजोया और आज हम उसको साकार कर रहे हैं। जयपुर में हमारा जो मेन ऑफिस है, मेन ब्रांच है, वो जयपुर में गोपालपुरा रोड मोड़ पे स्थित है। और वहाँ केमिकल साइंस में सरस्वती धाम आप सब जानते हैं कि ऑल इंडिया ब्रांड है और नंबर 1 इंस्टीट्यूट है, जहाँ से बहुत केमिकल साइंस के फील्ड में अधिकतर विद्यार्थियों के सपनों को साकार किया है। उसी कड़ी में फिर हमारे डायरेक्टर सर का एक सपना था कि मैं ग्रामीण क्षेत्र में भी कुछ करूं, उन बच्चों के लिए कुछ करूं जो बहुत गरीब परिस्थितियों से हैं, जो कोटा सीकर जयपुर नहीं जा सकते। और हमने 2014 में उस सपने को पूरा करने के लिए यहाँ जोबनेर में इस कैंपस की नींव रखी। और 2014 से लेकर के आज तक हम IIT, नीट इनके लिए फाउंडेशन में बहुत अच्छा काम किया है। और आप सब जानते हैं इस काम को कि हमने उन बच्चों को IIT में पहुंचाया। उन बच्चों ने भी नहीं सोचा था, ना उनके घर वालों ने सोचा था। एक एवरेज परसेंटेज का स्टूडेंट और 12th के साथ उसको IITs में पहुंचाना, एक एवरेज स्टूडेंट का बच्चा कभी सोच ही नहीं सकता कि उसको नीट क्वालिफाई करा दी जाएगी। उन बच्चों पे हमने काम किया। और एवरेज स्टूडेंट मिलते थे शुरुआती दौर में हमारे को 70% 75% का एक स्टूडेंट हमारे को मिलता था, और उस पर मेहनत करके। लेकिन अब धीरे धीरे हमारे सिलेक्शन रेशियो बढ़े, अब इंटेलिजेंट बच्चे भी आ रहे हैं और धीरे धीरे हम इसी रास्ते पर आगे बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। सर आपका इंस्टीट्यूशन जो है वो शहरी क्षेत्र से थोड़ा दूर है, मतलब ग्रामीण इलाके में है। तो इतनी दूर आने का क्या कारण रहा? अगर आप शहर में होते तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट होता। देखो प्रॉफिट ये बात हम नहीं कर रहे हैं, हमारे डायरेक्टर सर है वो भी नहीं कर रहे। उनका सपना भी ये था कि हम उन बच्चों को तराशें जो वास्तव में प्रतिभावान छात्र हैं और
बहुत आगे तक जा सकते हैं, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति भी कमज़ोर, इसीलिए तो हम यहाँ आए। जोबनेर से हम 6 किलोमीटर दूर इस इलाके में आए। मेन कारण ये था कि एक शांत वातावरण हो, एक आश्रम जैसा, पहले आश्रम में शिक्षा मिलती थी, आश्रम जैसा एक एनवायरनमेंट हो, और एक खुले एनवायरनमेंट में एक ऐसा इंस्टीट्यूशन बने जिसमें बच्चों को हर प्रकार की गतिविधियाँ सम्मिलित हो, जिसमें जो हमारे यहाँ पर खेल कूद की गतिविधियाँ सम्मिलित हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटी, हर प्रकार की स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ है, इंडोर आउटडोर सारे प्रकार के गेम्स हैं। तो बच्चों को एक भीड़ भाड़ से अलग करके एक शांत वातावरण में, सिर्फ हम उनकी हर प्रकार का एक सर्वांगीण विकास के लिए हम इतनी दूर आए, और हमने यहाँ पर ये सोचा कि हम ग्रामीण क्षेत्र में इंस्टीट्यूट को डेवलप करें। ये सर आजकल हर जो इंस्टीट्यूशन है वो अपना प्रॉफिट पहले देखता है सर, क्योंकि हर शिक्षा जो क्षेत्र है, एजुकेशन है, उसको सर एक बिज़नेस बना दिया लोगों ने। तो सर आपकी उसमें क्या राय है? देखो, मैं ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया है। इस बाजारीकरण से डिस्टर्ब होकर दिमाग जो हमारा डिस्टर्ब होता है, इसी बाजारीकरण से परेशान होकर सर ने भी ये कहा, डायरेक्टर सर ने, कि यार जो वास्तव में बच्चा है, योग्य बच्चा है, और वो मेहनत करे तो आगे बढ़ सकता है। आईआईटी में एक गरीब का बच्चा भी आईआईटी में जा सकता है, एक गरीब का बच्चा भी डॉक्टर बन सकता है। तो उन बच्चों को कौन पढ़ाए? उन बच्चों को यही सपना तो जो हमारे डायरेक्टर सर हैं उनके दादाजी का था, और उसी सपने को पूरा करने हम जयपुर से यहाँ आए। और आज भी हम ये सब जानते हैं, हाइजेनिक, हर प्रकार की हाइजेनिक सुविधाएं हैं इस इंस्टीट्यूट के अंदर, खेलकूद से लेकर के रहने तक। जैसे छात्रावास है हमारा, तो छात्र हर प्रकार की हाइजेनिक सुविधाएं, लेकिन हमने वो पैसा नहीं इंक्लूड किया। हम तो ये चाह रहे हैं कि इन हाइजेनिक सुविधाओं के साथ एक गरीब का बच्चा भी पढ़ करके आईआईटी में जाए, एक गरीब का बच्चा पढ़ करके भी नीट क्वालिफाई करे, और ये काम हम कर रहे हैं। तो हम तो यहाँ आए नहीं, उसी बाजारीकरण से छुटकारा दिलाने हम यहाँ आए, और वो काम हम बखूबी पूरा कर रहे हैं। सर आपने पहले 11th-12th फाउंडेशन शुरू किया, अब आपने 9th-10th प्री फाउंडेशन भी शुरू कर दिया। सर आपका इरादा क्या है? बच्चों को पूरा ही मशीन बनाना चाहते हो आप? देखो, इसमें क्या है, हमने शुरुआत फाउंडेशन से की, और फाउंडेशन का मतलब ही ये था कि 12th के साथ बच्चों को हमारे को आईआईटीज में सिलेक्शन देना था, नीट में क्वालिफाई कराना था। लेकिन जो मुख्य समस्या हमारे सामने आ रही थी वो ये थी कि बच्चे का जो लर्निंग पावर है वो 10th तक बन जाता है, फिर बच्चा उसी तरीके से चलता है। अब बच्चा हमारे पास जो सीधा 11th में आ रहा था, वो कॉन्सेप्चुअल था ही नहीं। वो क्या होता था, जैसे स्कूलिंग में क्या हो रहा है, जैसे बच्चे को एक चैप्टर पढ़ाया, उसके पीछे क्वेश्चन आंसर थे, वो तैयार कराए, बच्चे के एजीटीज वो आ गए, बोर्ड एग्जाम में दिया और उसके परसेंटेज भी बनी। लेकिन हमें तो उस बच्चे को कॉन्सेप्चुअल बनाना था, और ये समस्या बहुत हमारे सामने आई कि हम उस बच्चे पे बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे थे, तब भी आउटपुट कम था। तब हमने सोचा कि क्यों ना हम बच्चे को 9th क्लास से ही हम तैयार करना शुरू करें, उसको कॉन्सेप्चुअल बनाएं, उसको उस तरीके से तैयार करें कि वो आगे चल करके, और ये सही है, ये मशीन नहीं बना रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि उसका हम आगे का जो बोझ है उसको हल्का कर रहे हैं। जो 11th में सीख रहा था वो हम धीरे धीरे उसको 9th से हैबिचुअल बना रहे हैं। इससे क्या कारण है कि कोटा में जाते हैं पढ़ने के लिए, 12th पास की कोटा चले गए, डॉक्टर बनने जाते हैं या इंजीनियर बनने जाते हैं, उनका सिलेक्शन नहीं होता, निराश होते हैं, डिप्रेशन में वो आ जाते हैं। इसके पीछे क्या कारण है? देखो, बच्चा जो होता है 11th-12th का बच्चा डिप्रेशन में आ सकता है। बहुत सारी समस्याएं बच्चों के साथ जुड़ी होती हैं, बहुत प्रकार की पढ़ाई से संबंधित भी हो सकती है, और भी निजी समस्याएं भी हो सकती हैं। तो उस समय उन बच्चों की यदि पर्सनल काउंसलिंग हो जाए, बच्चा घर से दूर आया, सैकड़ों किलोमीटर दूर आया, पढ़ने आया, अब उसके पेरेंट्स उसके साथ नहीं है, माँ बाप उसके साथ नहीं है, अब बच्चे की समस्या है, तो उसको हम लोगों को ये तय करना चाहिए कि उस बच्चे के साथ क्या समस्या है, और उसका उसी समय हम निपटारा करें। उसको मोटिवेट करने की ज़रूरत पड़ी, मोटिवेट कीजिए, पर्सनल काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ी, पर्सनल काउंसलिंग कीजिए। किसी भी प्रकार की समस्या, ये हमारा दायित्व बनता है और इसको बखूबी निभाना चाहिए, और हम निभा भी रहे हैं। कोई सेमिनार वगैरह करवाते हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल, यही है। आज अगर बच्चों में डिप्रेशन को कम करना है, इस कंपटीशन, जो हाई कंपटीशन का ज़माना है, इसमें बच्चों को आगे ले जाना है, उसको बहुत मोटिवेशन की आवश्यकता है। और ये
साप्ताहिक भी हो सकता है, मंथली भी हो सकता है, और बच्चे को हो सकता है कि हमने एक सिस्टम तय कर दिया इंस्टीट्यूट का कि हम हर 15 दिन से बच्चे को मोटिवेट करेंगे, सब बच्चों को। लेकिन कोई बच्चा ऐसा है कि आज ही उसकी समस्या है, तो उसके लिए पर्सनल काउंसलिंग है। उस रात 70 से 80% बच्चे होते हैं, उनके घर वालों का या तो प्रेशर होता है या फिर खुद की इच्छा होती होगी, अपन कुछ भी माने, तो मतलब उनका एक ही होता है कि डॉक्टर बनो या तो ये इंजीनियर बनो। तो इन दो के अलावा कोई फ्यूचर है ही नहीं। मतलब देखो, ये बहुत अच्छी बात है। बच्चा 10th के बाद अपने करियर के लिए सब्जेक्ट का चयन करता है, और वो सब्जेक्ट इसलिए चुनता है कि वो उसी फील्ड में जाएगा और आगे अपना करियर बनाएगा। लेकिन बहुत सारे बच्चे, और मैंने अपने करियर में देखे हैं, किसी बच्चे ने मैथमेटिक्स ले ली होते हैं, अब वो 1 महीना 15 दिन पढ़ने के बाद उसके दिमाग में है कि मेरे मैथमेटिक्स सूट ही नहीं हो रहा। तो हम इस ऐसी समस्याओं से बचने के लिए हम PTM भी रखते हैं, पेरेंट टीचर मीटिंग। हम उन पेरेंट्स को जो उन्होंने सब्जेक्ट दिलाया बच्चों को, और हमारी जो फैकल्टी टीम होती है वो बैठती है, तब धीरे धीरे ये चीज़ें बाहर निकल के आती है कि बच्चा क्या चाह रहा है। हो सकता है कई बार बच्चा चाह रहा है कि वो मैथमेटिक्स में अपना करियर बनाए, लेकिन उसके समझ में नहीं आ रही, तो हम उसकी प्रॉब्लम काउंटर पे उसकी अलग से एक्स्ट्रा क्लास लगा करके उसकी जो समस्याएं उनको सॉर्ट आउट कर देते हैं। तो बच्चा मोटिवेट होता है कि हाँ यार, ये समस्या तो छोटी सी थी, इसका निपटारा हो गया, मैं आगे बढ़ सकता हूँ। सर, आपके पास बायो और मैथमेटिक्स स्ट्रीम है, और अगर बच्चा बोले कि आर्ट्स में तो लूँगा, तो आप क्या करते हो फिर? देखो, ये हमने अभी प्री फाउंडेशन शुरू किया। पहले तो हमारे पास 11th में साइंस के बच्चे आते थे। जब प्री फाउंडेशन शुरू किया तो हमारे जो 10th के बच्चे हैं वो 11th में आकर के सब्जेक्ट का चयन करता है, तो ये तब आती है बात सामने। लेकिन जो हम 9th से जो प्री फाउंडेशन शुरू कर रहे हैं वो इसी बेस पे शुरू कर रहे हैं कि वो साइंस की तरफ मोमेंट हो। हमने ये जरूरी थोड़ी है कि साइंस ही ले बच्चा, नहीं, साइंस के अलावा भी सर दुनिया तो बहुत बड़ी है। बिल्कुल, कोई किसी भी सब्जेक्ट कोई कमज़ोर नहीं है, कोई भी सब्जेक्ट अपने आप में कमज़ोर नहीं है। आप किसी भी सब्जेक्ट में टॉप तक जा सकते हो। आज जो आर्ट्स लेता है उसको एक हीन भावना से देखा जाता है कि आर्ट्स लिया यार इसने तो। नहीं, आर्ट्स वाले को हीन भावना से आज अपने समाज में है सर ये बात है। ये बात अलग है कि समाज वाले इस बात को किस प्रकार से देखते हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ आज कोई भी सब्जेक्ट अपने आप में कमज़ोर नहीं है। हर सब्जेक्ट में विद्यार्थी अपना करियर बना सकता है। अब तय उसको करना है, स्टूडेंट को करना है कि वो किस सब्जेक्ट के थ्रू कौन से रास्ते पर चलना है। कई बार चयन गलत हो जाता है, उस चयन को सुधारने के लिए हम बैठे हैं। तो उस समय मैं ये नहीं कहता कभी भी कि यार सर आप साइंस इंस्टीट्यूट चलाते हैं तो आप साइंस की बात करते हैं, आर्ट्स नहीं। भैया, आर्ट्स भी अपनी जगह अच्छा है, कॉमर्स अच्छा है, हर स्ट्रीम अच्छी है, लेकिन हम वो काम कर रहे हैं जो साइंस फील्ड में काम आएगा। हम उस फील्ड की तरफ मोमेंट है, हम IITs की तरफ जा रहे हैं, हम नीट क्वालिफाई कराने के ऊपर हमारा फोकस होता है। फिर भी कुछ बच्चे होते हैं जो आर्ट्स की तरफ, स्ट्रीम की तरफ जाएंगे, कॉमर्स की, तो वो जा सकते हैं, वो दूसरी जगह ट्राई करना चाहिए। सर, यहाँ सिर्फ किताबी शिक्षा को ही सर्वोपरि रखा जाता है या फिर स्टूडेंट के ओवरऑल डेवलपमेंट पे ध्यान दिया जाता है? किताबी शिक्षा वाला ज़माना बहुत पीछे जा रहा है। आज कंपटीशन का युग है, और इस कंपटीशन के युग में आपको ओवरऑल डेवलपमेंट उस स्टूडेंट का करना पड़ेगा। ओवरऑल डेवलपमेंट से मतलब ये हो गया कि बच्चों को आपको स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में भी ले जाना पड़ेगा, बच्चों को आपको अनुशासन की तरफ भी ले जाना पड़ेगा, बच्चों को सब्जेक्ट के अलावा बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं उनमें आपको ले जाना पड़ेगा, और किताबी सिस्टम से हटा करके उसको प्रैक्टिकली सिस्टम में डालना पड़ेगा। आप बच्चे को कोई भी एक छोटा सा क्वेश्चन है उसको आप याद कराओगे, लर्न कराओगे, उससे बढ़िया है उसका एक्सपेरिमेंट बनता है तो एक्सपेरिमेंट लेबोरेटरी में दिखाओ, तो बच्चे की ज़्यादा एक्सप्लेन होगा। तो धीरे धीरे उस बच्चे में लर्निंग पावर और कॉन्सेप्चुअल पावर बढ़ेगा, और वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अभी जैसे हम जो काम करते हैं, हम जो प्री फाउंडेशन चलाते हैं, हमारा मटेरियल अलग है। हम केवल टेक्स्ट बुक्स पे काम नहीं कर रहे, हम हमारा खुद का स्टडी मटेरियल, हमारी जो टीम है, सरस्वती धाम जो टीम है, उन्होंने अपना एक स्टडी मटेरियल तैयार किया है, और उस स्टडी मटेरियल में कॉन्सेप्चुअल जो चीज़ें हैं वो थ्योरेटिकल डाली हुई है, फिर नंबर ऑफ क्वेश्चंस उसमें ऐड किए गए हैं।
फिर प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस। तो बच्चा धीरे धीरे उस कॉन्सेप्ट को सीखेगा, उस कॉन्सेप्ट से संबंधित उन क्वेश्चंस को तैयार करेगा, तो बच्चे का दिमाग और ब्रॉड होगा। सर इसके अलावा अपन देखें, आपने ये तो कहा कि मैंने आई मीन टू से दैट कि किताबी शिक्षा तो आप दे रहे हो वो तो बहुत अच्छा है, पर उसके अलावा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एक चीज़ हुआ, कम्युनिकेशन स्किल्स हुआ कि बच्चा अभी ग्रामीण क्षेत्र है, अभी बाहर जाते हैं अपन शहर में सिटी में, तो ग्रामीण इलाके का बच्चा देखता है अपन तो बहुत पीछे हैं क्योंकि उसका कम्युनिकेशन स्किल उतना डेवलप नहीं रह पाता यहाँ की वजह से। और ओवरऑल डेवलपमेंट में जैसे कि कम्युनिकेशन स्किल से एक मेन मुद्दा होता है वहाँ पे। उसके अलावा अगर बच्चा बोलना चाहता है, स्पीच देना चाहता है, वो चीज़ें सिखाई जाती है, मैनेजमेंट की चीज़ें होती है, तो ऐसा कुछ सिखाते हैं आप? बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है आपने। एक बार आप मेरे स्टूडेंट रहे और आपने मेरे से एक बार एक क्वेश्चन किया था कि सर मुझे मीडिया के फील्ड में काम करना है। फिर हम अपनी बात हुई बीच में बैठ कर के, आपको मालूम है। और आज आप बहुत सारे मंत्रीगण जो हैं उनके इंटरव्यू ले रहे हैं, एमएलए हैं उनके इंटरव्यू ले रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत शिक्षाविदों के आप इंटरव्यू ले रहे हैं, और आज आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उस दिन की कही हुई बात आज सार्थक हो रही है और ये काम पूरा हुआ है। इसके लिए मैं आपको पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि आपने जो चीज़ मेरे से पूछी थी, आज उसी फील्ड में आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत आगे तक भी जाओगे। सर हम यहाँ से जाते हैं तो हर रोड पे पोस्टर दिखता है सामने, तो सर ये कहीं ना कहीं परिणाम अच्छे हैं तब पोस्टर लगाते हैं आप, तो सर क्या कारण, मतलब कौन से आपके ऐसे प्रयास है जिसकी वजह से मतलब बहुत अच्छा परिणाम आप हम हर बार दे पाते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। मैंने सर्वप्रथम कहा कि हम जिस कार्य के लिए आए थे कि इस ग्रामीण क्षेत्र में बहुत प्रतिभाएं हैं और उन प्रतिभाओं को निखार कर आगे तक पहुंचाना। हाँ, काम बहुत करना पड़ता है बच्चों के, और हम सभी बच्चों पर ऐसा सिस्टम नहीं है कि इंटेलिजेंट को तैयार कर दिया और उसके पोस्टर लगा दिए, ऐसा नहीं है। हम सभी विद्यार्थियों पर उतनी मेहनत करते हैं जितनी हमारे को करनी चाहिए। इसके लिए हमने एक सिस्टम बना रखा है और सिस्टम को यदि हम फॉलो करते हैं तो हम उस मुकाम तक पहुंचते हैं। सिस्टम क्या है? एक क्लास में मान लो 50 स्टूडेंट हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट। अब 50 में से आप ये मान के चलो कि 30 स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो वास्तव में अपने आप मेहनत कर रहे हैं। कभी उनके डाउट आते हैं तो हमारे प्रॉब्लम काउंटर पे उनके डाउट क्लियर हो जाते हैं और वो आगे बढ़ते रहते हैं। लेकिन 20 स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनको हमें तराशना पड़ेगा और हमको उनके ऊपर मेहनत भी करनी पड़ेगी। इसके लिए हमने एक बहुत सटीक सा एक सिस्टम बनाया। हमने प्रत्येक बच्चे की एक फाइल बना रखी है। उस फाइल के अंदर बच्चे के जो प्रथम जो टेस्ट है वहाँ से लेकर के जो माइनर टेस्ट हैं, मेजर टेस्ट हैं, वो सभी टेस्ट जो हम कंपटीशन के लिए लेते हैं, थ्योरेटिकल टेस्ट अगर बोर्ड के लिए लेते हैं तो उन फाइल में सबमिट करते हैं। अब बच्चा मान लो हमारे पास आया, उस बच्चे के फर्स्ट माइनर टेस्ट में मान लो स्कोर 100 रहा। अब हमारे पास वो फाइल है, अब उसका सेकंड माइनर टेस्ट लगेगा तो उस सेकंड माइनर टेस्ट में मान लो उसका 120 स्कोर आया। इसका मतलब वो बच्चा ग्रोथ कर रहा है। यदि वो 90 पे आ रहा है इसका मतलब वो डिक्रीज हुआ है, उसको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, उसका समाधान करना ही पड़ेगा। तो उस बच्चे की हम पर्सनल काउंसलिंग करते हैं। और ये कब मालूम चला? जब हम उन बच्चों की वो फाइल बना रहे हैं। उस फाइल में हमारे को पता चल जाता है कि बच्चे का रिजल्ट इंक्रीज हो रहा है या बच्चे का रिजल्ट डिक्रीज हो रहा है। और वहाँ से तो हमें उस बच्चे का हर 15 दिन से हमारा जो माइनर टेस्ट लगता है तो हमें 15 दिन बाद पता चल गया कि बच्चा डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज। तो हम उसी समय उस बच्चे को, यदि वो डिक्रीज आ रहा है तो उस पर पर्सनल काउंसलिंग करके उसको उठाते हैं। फिर किसी के नंबर कम आए तो उसको आप क्या करते हैं? प्रेशराइज करते हैं क्यों नंबर कम आए, या फिर कोई प्रॉब्लम को पकड़ते हैं आप? देखो ये बहुत अच्छी बात है। बच्चों की बहुत, यही चीज़ मैंने अभी बताई कि बच्चों की बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, समस्याएं होती हैं। कई बार बच्चे किसी कॉन्सेप्ट को क्लास में नहीं समझ पाए और उस पर टेस्ट हो गया और उसके मार्क्स नहीं आए तो बच्चा डिप्रेशन में जाएगा। तो वहाँ हमें उस बच्चे को जो हम पीटीएम, इसीलिए पीटीएम हम रखते हैं और इसीलिए पर्सनल काउंसलिंग का सिस्टम है। बच्चे से पूछा जाता है कि बेटा इस माइनर टेस्ट में आपका स्कोर डिक्रीज कैसे हुआ? बच्चे ने कहा साहब मेरे ये टॉपिक बिल्कुल कंसल्ट नहीं हुआ।
इसीलिए हमने प्रॉब्लम काउंटर बना रखे हैं। उसी समय फैकल्टी से मिलवाया जाता है, संबंधित फैकल्टी उस बच्चे का समाधान करती है और वो बच्चा आगे बढ़ता है। सर, ये सिर्फ पेरेंट टीचर मीटिंग में होता है या फिर कोई डेली बेसिस पे ऐसा चलता है? देखो, बिल्कुल ये काम हमारा हर 15 दिन से हम पीटीएम रखते हैं, उसमें होता ही होता है। ये सर प्रॉब्लम सॉल्विंग काउंटर पे बच्चा डेली रेगुलर जा सकता है? बिल्कुल रेगुलर। इंस्टीट्यूट का जो हमारा समय है उसके बाद डेली 1 घंटा बच्चों को प्रॉब्लम काउंटर के लिए मिलता है, वहाँ पर उनका समाधान होता है। और उसके अलावा भी जैसे हमारे ये 1 घंटा तो डे स्कॉलर स्टूडेंट्स के लिए हैं, लेकिन हॉस्टलर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए लगभग फैकल्टी जो हैं मेंबर हैं वो हमारे यहीं रहते हैं छात्रावास में। रात को 12 बजे तक मेहनत होती है बच्चों के साथ, इसीलिए परिणाम है। और इसीलिए हमने उन बच्चों को भी अभी तक आईआईटी में पहुंचा है जिन्होंने कभी सपना सोचा भी नहीं होगा कि हम आईआईटी में जाएंगे। सर, अनुशासन ही उद्देश्य और उपलब्धि के बीच का सेतु है और अनुशासन का कोई विकल्प भी नहीं होता। सर, इस संदर्भ में आपकी क्या राय है? बहुत अच्छी बात पूछी है आपने। वर्तमान समय में जो बहुत बड़ी समस्या आने वाली है वो यही है कि अनुशासन बहुत कम होता जा रहा है। स्टूडेंट के जीवन में नहीं, हर किसी के जीवन में अनुशासन कम हुआ है। अगर आप किसी भी कार्य को करते हो और उसको अनुशासन के साथ करते हो तो उसका आउटपुट अलग होगा और उसका जो रिजल्टेंट आता है यानी बहुत अच्छा रिजल्ट एक आपको मिल सकता है एक अनुशासन की वजह से। वर्तमान समय में हमने देखा अनुशासन के साथ ही एक संस्कार भी जुड़ता है। बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं और बहुत सारे पेरेंट्स भी हैं जो बच्चों को इसके लिए प्रेरित ही नहीं करते, अनुशासन को उनके जीवन का पार्ट ही नहीं समझते। जबकि मैं कहता हूं कि किसी भी स्टूडेंट के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अगर पार्ट है तो वो है अनुशासन। तो सर, आप किस प्रकार से उन्हें प्रेरित करते हैं स्टूडेंट्स को? ये मैं बताऊं। और अनुशासन के साथ ही संस्कार, ये दोनों पहलू एक साथ चलते हैं, इंटरकनेक्टेड है ये। इंटरकनेक्टेड। अगर किसी बच्चे को केवल पढ़ाई करा करके वो इंटेलिजेंट है, उसका ब्रॉड माइंड है और वो अच्छी मेहनत करता है पढ़ाई के संदर्भ में, तो आईएएस बन सकता है। वो अच्छी मेहनत करता है आईआईटी के क्षेत्र, तो वो आईआईटीएन बन सकता है, डॉक्टर बन सकता है। लेकिन अच्छा डॉक्टर बने इसकी कोई गारंटी नहीं, अच्छा आईएएस बने कोई गारंटी नहीं है, अच्छा आईआईटीएन बने ये कोई गारंटी नहीं। जबकि इस देश को आईएएस की जरूरत तो है, लेकिन एक अच्छे आईएएस की जरूरत है, एक अनुशासित आईएएस की जरूरत है, एक संस्कारित आईएएस की जरूरत है, एक अच्छे डॉक्टर की जरूरत है, एक संस्कारित और अनुशासित डॉक्टर की जरूरत है, संस्कारित और अनुशासित आईआईटीएन की जरूरत है। मैं डिफाइन करूं आपको, बहुत सारे आईएएस हैं, किसी न किसी कारण से वो जेल में चले जाते हैं। बहुत सारे डॉक्टर हैं, ऐसा ही होता है, कोई भ्रष्टाचार के कारण हो रहा है, कोई किसी कारण। ये अगर अनुशासन होता, संस्कार होते, तो वो कभी भी ऐसा गलत कार्य नहीं करता जिसकी वजह से उसको वहाँ जाना पड़ता। सर, अनुशासन की आपने बात की तो अभी अपन ने देखा जो कोरोना का दौर चला उस समय डॉक्टर्स हैं, कई तो ऐसे थे जिन्होंने ब्लैक मार्केटिंग की और कई ऐसे भी थे जिन्होंने दिन रात सेवा की। बिल्कुल, ये डिफ्रेंशिएट वहाँ से होता है संस्कारों से। एक गरीब पेशेंट है, बेड पर है और मैं डॉक्टर हूँ, मान लो मेरे संस्कार अच्छे होंगे, मैं किसी भी कीमत पर उसको बचाऊंगा। और अगर मेरे संस्कार खराब है तो मैं उसका ऑक्सीजन सिलेंडर जो है उसको भी छुपा दूंगा, उसकी भी ब्लैक मार्केटिंग कर दूंगा। यही तो संस्कार सिखाने हैं। युवा पीढ़ी को यदि संस्कारों से वंचित रख दिया, यदि अनुशासन से वंचित रख दिया, तो आने वाला समय बहुत खराब हो जाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ सभी इंस्टीट्यूट, सभी पेरेंट्स अगर बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ संस्कार और अनुशासन का पाठ भी पढ़ाना शुरू कर दें तो ये देश जो है इसकी दशा और दिशा दोनों को बदलने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। बिल्कुल सही कहा सर आपने, क्योंकि अपना देश युवा देश है और युवा ही अपने देश की पहचान भी है सर। बिल्कुल, बहुत अच्छी आपकी सोच रही है सर। बिल्कुल सर, आजकल यूनिवर्सिटीज़ में जो एडमिशन होता है परसेंट बेस पे होता है अधिकतर में, और उसके सिवा स्कॉलरशिप मिलती है वो परसेंट बेस पे मिलती है।
तो सर आज आपको लगता है कि जो परसेंट होती है स्टूडेंट के लिए वही सब कुछ है? परसेंट जो कम औसत वाले होते हैं या एक कम से भी क्या मतलब फेल भी होते हैं कई, तो उनके लिए तो मतलब फ्यूचर है ही नहीं सर। उसके बारे में आपकी क्या राय है उस संदर्भ में? देखो, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, यूनिवर्सिटीज़ का अपना पैटर्न है जिसमें परसेंटेज बेस पे सिलेक्शन होता है। अलग कंपटीशन एग्ज़ाम का अलग पैटर्न है कि वहाँ कंपटीशन, आईआईटी में कोई बच्चा जाएगा तो कंपटीशन से जाएगा, परसेंटेज का कोई लेना देना नहीं। नीट क्वालिफाई करेगा, अपनी मेहनत से करेगा, परसेंटेज का कोई लेना देना नहीं। बात यह है, जैसे मान लो किसी बच्चे के 10th में किसी कारणवश परसेंटेज कम रहे, लेकिन वो कारण तो उस समय था जब वो 10th में था, अब वो कारण नहीं। वो 11th-12th में अच्छी मेहनत करके अच्छा रिजल्ट दे सकता है, अच्छी परसेंटेज भी बना सकता है, अच्छा कंपटीशन भी तैयार कर सकता है। बहुत एग्जाम्पल है, मैंने अपने जीवन में देखे हैं कि एक 10th में 50% वाला बच्चा आज बढ़िया नीट क्वालिफाई करके गया है, एक 50% वाला बच्चा IAS भी बन रहा है। तो परसेंटेज इतना वेरिएशन नहीं डालती। हाँ, कम परसेंटेज अगर 12th में बन रहे हैं, उसका कॉलेज में एडमिशन नहीं हो रहा, लेकिन अगर वो बच्चा उस समय भी समझ जाए कि आज से मुझे मेहनत करनी है, आज से मुझे आगे बढ़ना है, तो वो कंपटीशन फाइट करके दूसरे रास्ते से जाएगा। सर आपने अभी पहले कहा था कुछ समय पहले कि हमें औसत परसेंट वाले विद्यार्थी मिलते थे जिनके लिए हमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी। अब आप कहते हैं कि परसेंट कोई मायने नहीं रखती मेहनत में। नहीं, मेहनत तो करनी पड़ेगी। मैं ये नहीं कह रहा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, मैं ये कह रहा हूँ कि आपने क्वेश्चन ये किया कि कम परसेंटेज वालों का बच्चों का भविष्य नहीं है क्या? भविष्य है, मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। अगर आज आपका आउटपुट कम है तो आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, उसको बनाना पड़ेगा। आज कोई बच्चा किसी कारणवश कम परसेंटेज का है तो हम उसको नकार तो नहीं सकते। किसी के 10th पे कम परसेंटेज बन गई तो हम ये नहीं टैग लगा सकते कि ये बच्चा IIT क्वालिफाई नहीं करेगा, आगे चल के करेगा। अगर मेहनत करेगा तो वो कर सकता है, अगर वो मेहनत करेगा तो IAS भी बन सकता है। तो परसेंटेज, मैं ये कह रहा हूँ कि परसेंटेज कम है, लेकिन आगे चल के अच्छे मार्गदर्शन में अगर अच्छे तरीके से मेहनत करे तो वो बहुत आगे तक जा सकता है, और इसके बहुत उदाहरण हैं। हाँ सर, सही बात है। जैसे मनोज शर्मा 12th फेल थे, वो तो उसके बाद IAS बने हो। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत एग्जाम्पल। सर आज जो भारत में एजुकेशन सिस्टम है, तो सर आप एक शिक्षक हैं, आप इसे बेहतर समझते हैं, तो क्या आपको लगता है कि आज जो भारत में एजुकेशन सिस्टम उसमें चेंज होना चाहिए, कोई परिवर्तन होना चाहिए, लगता है सर आपको? देखो, बिल्कुल बिल्कुल इसमें कुछ चेंजेज होने चाहिए। अभी जो वर्तमान में अपनी शिक्षा पद्धति चल रही है, उसमें बच्चा क्लासरूम में आया, टीचर ने उसको पढ़ाया और वो घर जाके उसको लर्न करके आ गया और वो एग्ज़ाम में आ गया और वो पास हो रहा है। मैं ये चाहता हूँ कि वर्तमान समय में हमारे को हर प्रत्येक बच्चे की स्किल्स को ध्यान में रखते हुए स्किल डेवलपमेंट कोर्स चलाने चाहिए। दूसरी, किसी सब्जेक्ट को आप ज़्यादा बेहतर तब समझ पाएंगे जब उसको प्रैक्टिकली नॉलेज दोगे। आज प्राइवेट सेक्टर में बहुत कम इंस्टीट्यूशन ऐसे हैं जो प्रैक्टिकल पे ध्यान दे रहे हैं। बच्चों को आए, रटाया, परसेंटेज बनाई, अपना नाम किया। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसको चेंज करें। आप बच्चों को प्रैक्टिकल के माध्यम से, लेबोरेटरी के माध्यम से वहाँ से ज़्यादा सिखा सकते हैं बजाय किताब। तो धीरे धीरे अभी चेंजेज आएंगे। अभी नई शिक्षा नीति आई है, उस नई शिक्षा नीति में यही सब कुछ होगा कि बच्चों के स्किल्स डेवलपमेंट होंगे, बच्चों को लेबोरेटरी के माध्यम से सिखाया जाएगा, प्रैक्टिकली नॉलेज ज़्यादा आएगा। तो बच्चा सिर्फ गवर्नमेंट जॉब ही नहीं, किसी भी फील्ड में काम करेगा तो बहुत अच्छे से करेगा और बहुत आगे तक जाएगा। सर अभी कोरोना महामारी का दौर चल रहा है, इस समय कईयों ने अपने परिजनों को खोया है, अपने अपनों को खोया है, कई बच्चे भी अनाथ हुए हैं। तो सर क्या आप उनके लिए कुछ करना चाहेंगे, उनकी शिक्षा के लिए कुछ करना चाहेंगे सर आप? बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया। इस कोरोना महामारी के दौरान कई परिवार ने अपने अपनों को खोया है और कई ऐसे विद्यार्थी होंगे जिन्होंने भी अपनों को खोया है। वो अपने माता पिता को खोने के बाद अनाथ बने, लेकिन मैं आज आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि वो अनाथ नहीं हुए। क्यों? क्योंकि उनके साथ हम खड़े हैं और उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनको पढ़ाने के लिए ये संस्था सरस्वती धाम परिवार हमेशा उनके साथ खड़ा रहेगा। और अगर ऐसा कोई बच्चा है या कोई परिवार है तो वो सीधे इंस्टीट्यूट में आ सकते हैं। हम हमेशा उनके लिए तत्पर रहेंगे। उनको हमारी संस्था की तरफ से हर प्रकार की मदद
की जाएगी और उनको पीछे नहीं रखेंगे, उनके हर संभव मदद करके हम आगे ले जाएंगे। तो वो अनाथ नहीं रहेंगे, हम उनके साथ रहेंगे और ये हमारा कर्म है और इसे हम पूरा करेंगे। तो जैसा कि आप सभी ने देखा कि हमने सरस्वती धाम के प्रधानाचार्य जी से बात की, इन्होंने हमें बताया कि ये कैसे एजुकेशन सिस्टम में बदलाव चाहते हैं। और मुख्य बात जो इन्होंने कही कि जिन बच्चों ने अपने माता पिता को खोया है, वो बच्चे या वो परिवार जिनके अंदर ये ऐसे बच्चे हैं या जो आपके कोई रिलेटिव भी हैं, सीधा इनसे संपर्क करें, ये फ्री ऑफ कॉस्ट उन्हें एजुकेशन शिक्षा देंगे। और इन्होंने बताया कि कैसे जो एजुकेशन सिस्टम में ये परिवर्तन चाहते हैं उसके अंदर स्किल डेवलपमेंट, इनका एक मुख्य एजेंडा ये है कि स्किल डेवलपमेंट पे ध्यान दिया जाना चाहिए। और इन्होंने हमें और भी कई बातों के बारे में बताया। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सर थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग अस योर प्रीशियस टाइम। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को और आपका अग्रिम भविष्य के लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर।